चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत और साख का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसका लघु उत्तरीय प्रश्न जो किताब में दिया है, साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किताब के अंदर से भी प्रश्न अब बनाए जाते हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है, एकदम सटीक उत्तर है। और एक चीज और, सभी को पता होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देना होता है। 50 से 60 शब्दों का मतलब होता है कि शब्दों को ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना होता है। विद्यार्थियों को लगता है कि हमारा नंबर कट गया, कहां कट गया, यहीं पे नंबर कट जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तो लिख कर चले आएंगे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली है, आंसर हो गया। ठीक है, आपने आंसर तो लिख दिया, लेकिन याद रखिए कभी भी 2 में 2 नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखें, याद रखिएगा। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए और घर पर जाकर क्या कर लीजिएगा, खूब इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी वस्तु विनिमय क्या है या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। देखिए आंसर ध्यान से लिखा गया है, वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं, वस्तु का मतलब तो आप लोग जानते हैं और सेवाओं का मतलब क्लास में आपको बताया गया था, जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि किस क्षेत्र में, हम तो सेवा क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी मुद्रा के माध्यम से होता है। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली अथवा दी जाती है। आपको कितना विस्तार से किताब में बताया गया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि वस्तु को दे करके वस्तु को लेना होता था। आपके पास जो वस्तु होती थी वो सामने वाले की अगर आवश्यकता है और आपको जो आवश्यकता है, अगर उस व्यक्ति के पास वो वस्तु है, तब वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो पाता था। नहीं तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो पाता था? नहीं हो पाता था। आगे देखिए क्या लिखा गया है सर। उदाहरण के लिए गेहूं लेकर चावल देना या सब्जी देकर तेल लेना, आप यहाँ पर कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं सर, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यही देखें, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट डाल दिए गए, पॉइंट से नंबर मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट डायरेक्ट एग्जामिनर जो होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत पढ़ेंगे, आप पॉइंट देगा। हाँ, यह प्राचीन व्यापार का तरीका था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब तक मुद्रा नहीं था तब तक क्या चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली ना चल रहा था। तो यह है वस्तु विनिमय प्रणाली का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद शुरू हुआ क्या, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो ये लिखा गया है मौद्रिक प्रणाली क्या है या फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, कुछ भी आ जाए सेम है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है मौद्रिक प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मुद्रा यानी पैसे के माध्यम से किया जाता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में, जो कि अभी के समय में हम लोग को कोई भी सामान खरीदना होता है या फिर कोई भी सामान हमें बेचना होता है, अगर बेचना है तो हम क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, और अगर खरीदना होता है तो हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो आगे देखिए, मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। इसमें लोग अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेचकर पैसे प्राप्त करते हैं और उन्हीं पैसों से अपनी जरूरतों की अन्य चीजें क्या करते हैं, सब खरीदते हैं। यह हर क्षेत्र में होता है, कोई दुकानदार ही क्यों ना है, वो कहीं से सामान खरीद रहा है तब आपको बेच रहा है, तो उसे भी क्या प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। फिर उस पैसे से सामान खरीदेगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये चक्र एकदम चलते रहता है। आगे देखिएगा, इस प्रणाली में मुद्रा ही विनिमय, विनिमय का मतलब आपको बताया गया था, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, लेन देन, ध्यान दीजिएगा, का मुख्य साधन होती है, जिससे व्यापार और लेन देन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आगे देखिएगा, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करती है। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया ना, इसने वस्तु विनिमय प्रणाली को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दूर कर दिया। और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां होती थी, ये आप लोगों ने किताब में भी पढ़ा है और इसमें भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है बाबू, मुद्रा की परिभाषा दे। किताब में मुद्रा की परिभाषा बताया गया था, थोड़ा सा एकदम लिखा गया था, ये वाला परिभाषा देखिए, आप भी यही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सभी लोग लेन देन में स्वीकार करें, सरकार द्वारा मान्य हो और जिसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सके, जैसे सिक्के, नोट या डिजिटल पैसा। डिजिटल पैसा आपकी किताब में कहीं भी नहीं है सर, क्योंकि किताब बहुत पहले छपा था, सुनिएगा ध्यान से। डिजिटल पैसा हम लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि अभी के समय में जाकर देखिए, कहीं भी कोई सामान खरीदो, मोबाइल निकाल रहे हैं, ध्यान दे, स्कैन कर रहे हैं, अब पैसा डाल दे रहे हैं,
ये डिजिटली मनी नहीं है तो क्या है, सब डिजिटली हो गया कि नहीं हो गया है। आगे देखिएगा, मुद्रा से चीजें खरीदी बेची और सेवाओं का भुगतान किया जा सकता है। यह मूल्य मापने, ऋण चुकाने और संपत्ति संचित करने में भी काम आती है। कौन? मुद्रा। आगे देखिएगा, यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो व्यापार को सरल बनाती है। आज आर्थिक व्यवस्था इतना विकसित है, हमारा देश या फिर पूरी दुनिया इतना विकसित है, सब किस वजह से संभव हो पाया है? मुद्रा के वजह से संभव हो पाया है, हमेशा याद रखिएगा। आइए देखते हैं सर, अब एटीएम क्या है। हाँ, एटीएम क्या है? तो एटीएम है वो मशीन है, एटीएम कार्डवा मत बुझ लियो। जो कार्ड लगाते हैं वो डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड होता है, वो हम लोग उसमें क्या करते हैं, लगाते हैं। एटीएम है वो मशीन होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंक शाखा जाए बिना ही, जो बैंक में जाए बिना ही नगद निकालने, जमा करने, खाते का बैलेंस देखने तथा पैसे ट्रांसफर जैसे बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा देती है। उपयोगकर्ता यानी जितने भी लोग एटीएम का उपयोग करते हैं, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और पिन की मदद से आसानी से यह सभी काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, इसमें मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि बिना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के एटीएम का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कोई मतलब है? अभी के समय में थोड़ा जमाना बदला ना सर, आप मोबाइल से भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। देखो योनो एसबीआई आया है, क्या है सर? योनो एसबीआई। मोबाइल से आप पिन जनरेट कर लेते हैं, आज जाते हैं एटीएम में, ऑप्शन देता है, उसमें जाकर के पिन डालते हैं ना, जितना रुपया आपने जनरेट किया होता है वो पैसा आपको मिल जाता है। अब यहां तक जमाना इतना एडवांस हो गया है, समझ में आया? डिजिटल बहुत आगे बढ़ गया है, डिजिटली जो पेमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे देखिएगा, इसका उपयोग दिन रात कभी भी किया जा सकता है। यह बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाता है। अगर एटीएम है तो हमें बैंक में जाकर के लाइन में लगने, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एक एटीएम पे भीड़ है तो अभी चले जाइए अपने सिवान में, बहुत सारे एटीएम है, 100 से भी ज्यादा एटीएम है, कहीं भी जाइए, यहाँ पे भीड़ है, चल भाई आगे एटीएम है, वहां पे उठा लेंगे। और किसी भी एटीएम से हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से पैसा निकाल लेते हैं। और बैंकों में क्या होता है सर, अगर लाइन लंबी हो तो लाइन में लगे रहिए फॉर्म वॉर्म भर के। आगे देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है सर, एटीएम का पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ये पॉइंट आपको नंबर देकर चला जाएगा। बात समझ में? आपने एटीएम के बारे में लिख दिया और जहां से पॉइंट उसका फुल फॉर्म लिख दिए। याद रखिएगा, आपको 2 में 2 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू, क्रेडिट कार्ड क्या है? अब देखिए क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो धारक को, धारक यानी कि जो हम लोग होते हैं, सुनिएगा, जो धारक को बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित सीमा तक उधार पर खरीदारी करने या नकदी निकालने की अनुमति देता है, जिसका भुगतान बाद में एक निश्चित अवधि के भीतर करना होता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तरह से ये बैंक की तरफ से आपको पैसा कुछ मिल जाता है, कैश नहीं मिलता है, कार्डवा पे पैसा रहता है, उस पैसा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 45 दिनों के अंदर उस पैसा को क्या कर सकते हैं सर, बिना ब्याज के जमा कर सकते हैं। समझ में आया? याद, लेकिन हर बैंक का अलग अलग नियम होता है। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है बाबू, बचत क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, बोलिए क्या है, बोलिए। आगे देखिएगा, बचत का मतलब है अपनी आय में से खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे सुरक्षित रखना। बचत का रियल मतलब ये ना है सर, हमने पैसा कमा लिया, जितना खर्चा हो रहा है, मान जो भी खर्चा हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन चीजों में जितना खर्चा हो रहा है हमने कर लिया, बाद में जो पैसा बचेगा ना, क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे कि बांट देंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, तो वही बचत होता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए सर, बचत क्यों होता है? आगे देखिएगा, लोग अपने भविष्य की जरूरतों, आपात स्थिति या बड़े खर्चों के लिए बचत करते हैं। बचत से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और जीवन आसान बनता है। अगर हम कमाते जाए सब उड़ाते जाए, कमाते जाए सब उड़ाते जाए, जब हम बुढ़े हो जाएंगे क्या गारंटी बाकी बेटा बेटी करिए कोई छोड़ छाड़ दलो तो क्या हो? एबार का जमाना कैसा है, बचत अगर आप करेंगे ना तो बचत देख के कितना लोग रहा ना, बाबूजी हमारा में रही है ना, ही हमारा में रही है, बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है सर? आज जमीन जायदाद के लिए बहुत लोग करते हैं कि ना हम इनका सेवा करें, खैर ये तो अलग बात है, लेकिन बचत लोग अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए करते हैं। अब बचत लोग इसलिए भी करते हैं, इसको खूब विस्तार तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बताया गया है। मैं बता रहा हूँ बचत एक और तरीका होता है, क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग बचत कर रहे हैं, हमारा आगे चल के जब परिवार बड़ा होगा, बच्चों को पढ़ने जाना होगा, तो पढ़ाई में ज्यादा पैसा लगता है, कभी कोई आपात स्थिति आ जाती है, सुनिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं सर,
जो हमने बचत किया होता है, जो हमने पैसा बचाया होता है, उस चीज को क्या करते हैं सर, उसमें लगा देते हैं। बात समझ में आए? नहीं हो उसका नहीं पैसे मतलब हेलो 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 ठीक बा हिलो था कौन बात नहीं। अब तक भाई तर पंखा बंद नहीं करवा सकते, बहुत जल्दी एक मारवा है नया पाइप लगे बा ऊपर सेट हो गया। यहाँ देखिए हाँ इसमें वो पॉइंट डाल दिया गया। वो पॉइंट क्या है तो ध्यान दीजिएगा। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। उपभोग का मतलब होता है हम जो भी खर्चा करते हैं वो उपभोग होता है। इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ पे बता दिया गया है। कौन सी? बचत इज इक्वल टू कौन सी? आय माइनस उपभोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए साख क्या है। साख का एकदम आसान लिखा गया है सर, ध्यान दीजिएगा। बबुनी है ना, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। कोई हमको कर्जा दे दिया, कुछ समय दे दिया कि हाँ जी भाई आपको 1 महीना के अंदर जमा कर देना है। यदि मैंने उस कर्जे को 1 महीना के अंदर जमा कर दिया तो उस व्यक्ति का मेरे प्रति जो साख है वो क्या हो जाएगा सर, और मजबूत हो जाएगा। और अगली बार यदि मुझे कर्ज की आवश्यकता होगी तो मैं जाऊंगा उससे पैसा लेने, तो व्यक्ति मुझे आसानी से क्या कर देगा सर, कर्ज दे देगा, क्योंकि उसको विश्वास है, उसको साख हो गया है मेरे प्रति कि ये व्यक्ति पैसा मुझे क्या कर सकता है सर, लौटा सकता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है साख से लोग बिना तुरंत भुगतान किए वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और बाद में भुगतान करते हैं। कर्ज का मतलब वही ना होता है सर, अबे लेनी अबे दे देनी, ये कर्ज है नहीं है। तो तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता है और साख के आधार पर हम कुछ पैसा ले लेते हैं और उसका भुगतान कब करते हैं, बाद में करते हैं। आगे देखिएगा 8 नंबर, आठवां क्वेश्चन है बाबू, मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है। यानी मुद्रा जब आया तो आखिरकार हम लोगों को, उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। तो ध्यान दीजिए क्या लाभ हुआ। मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को कई लाभ हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह विनिमय मतलब लेन देन को आसान और कुशल बनाता है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। मुद्रा ने व्यापार, उद्योग, बैंकिंग और सेवाओं को तेजी से बढ़ने में मदद की। इसके कारण लेन देन आसान हुआ, समय की बचत हुई और अर्थव्यवस्था विकसित हुई। बिना मुद्रा के आधुनिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए मार्शल ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है सर? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को ही जाता है। यानी आधुनिक युग यानी अभी का युग जो इतना डेवलप हुआ है ना, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको दिया जा सकता है? मुद्रा यानी पैसा को ही दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिए। लेकिन आपकी किताब में कहीं नहीं ना है कहीं नहीं है। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या है तो ध्यान दीजिएगा सर। चेक और बैंक ड्राफ्ट दोनों ही भुगतान के साधन है, लेकिन इनमें अंतर होता है। अरे भाई किताब के अंदर है, लेकिन जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होता है ना, उसमें नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला गया बाबू? चेक और बैंक ड्राफ्ट दोनों ही भुगतान के साधन है, लेकिन इनमें क्या होता है? अंतर होता है। चेक के बारे में लिखा गया, क्या लिखा गया है? चेक खाता धारक द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भुगतान की गारंटी नहीं होती है, यह बाउंस भी हो सकता है। बाउंस का मतलब मैंने कल बताया था ना, अगर मान लीजिए मेरे खाता में पैसा ही नहीं है, हमने 1 लाख का चेक काट के आपको दे दिया, गए खाता में उठाने, लो अकाउंट में पैसा नहीं होता, कहां से कटेगा? वही क्या हो जाता है? चेक बाउंस हो जाता है। आगे देखिएगा बैंक ड्राफ्ट, हाँ ये कहीं बढ़िया चीज है। बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा बनाया जाता है और इसमें भुगतान की पूरी गारंटी होती है। यह अधिक सुरक्षित होता है। जब बैंक में पैसा भरल बा, बैंक के तरह का बना कर दे दे हम, तो क्या वो पैसा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, याद रखिएगा। तो चेक और बैंक ड्राफ्ट में यही अंतर है, दोनों सेम चीज होता है। चेक का मतलब आपका अपना पैसा और बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक ने अपने तरफ से उस कुछ पैसे धनराशि को बना करके आपको कागज दे दिया। अब उस कागज के माध्यम से आप क्या करेंगे? वो पैसा कभी भी निकासी कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं।
अगला, हाँ सर, अब हमारा क्या है बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बातें नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डाले। मैंने बोला था ना, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डाले, केवल कठिनाई के बारे में, लेकिन कैसे लिखा गया सुनिएगा ध्यान से। वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित थी। सबसे पहला क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आप भी एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखेंगे, हेडिंग बना बनाकर, क्योंकि बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कम से कम उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आगे बहुत परेशानी होती थी, सामान लेन देन में दिक्कत होता था, लिख के चले जाइएगा, खूब बढ़िया हत 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 नंबर मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय माने 150 शब्द, माने कम से कम 150 शब्द होना चाहिए, मिनिमम देखा जाए तो कम से कम 1.5 पेज। समझ में आया? आगे देखिएगा, ये मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, अब ये क्या है सर, इसके बारे में विस्तार से किताब में बताया गया था, आइए पढ़ते हैं। इस प्रणाली में लेन देन तभी हो सकता था जब दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताएं मेल खाए, जो अक्सर संभव नहीं होता था। मैंने अभी बोला ना, मान लीजिए मुझे चावल की आवश्यकता है और मेरे पास ढेर सारा गेहूं है, और सामने वाले व्यक्ति को चावल चाहिए ही नहीं, तो क्या मुझे मिल पाएगा मेरी आवश्यकता की चीज? नहीं मिल पाएगा सर। सबसे पहले दोनों की आवश्यकता मेल खानी चाहिए, तब देखो वो अपना सामान इसको देगा और इसका सामान वो स्वयं ले लेगा। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई थी। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, हाँ, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य तय करना मुश्किल था, जिससे विनिमय में असुविधा होती थी। एक बार में है चीनी 1 किलो देबो, 1 किलो चीनी देते हैं, छटाक 45 रुपये धरा देते हैं। आए अच्छा 48 रुपया का जाने, सुनिएगा, तो तुरंत देते हैं ना सर, क्योंकि उसका मूल्य तय हो चुका है। ये मूल्य तय करना वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी कठिनाई थी। आगे देखिएगा, वस्तुओं का विभाजन असंभव था। हाँ, कुछ वस्तुएं जैसे पशु आसानी से छोटे हिस्सों में बांटी नहीं जा सकती थी। आपको किताब में एक एग्जांपल दिया गया था, अगर मान लीजिए आपके पास एक गाय है, आपको 4 अलग अलग चीज चाहिए जो कि 4 लोगों के पास है, तो क्या उस गाय के माध्यम से क्या हम उस चीज को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि गाय भाई पशु है, माता है, उनको कैसे काट कर बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। आगे देखिएगा, हाँ, अगर कुछ रहित खाए पिए वाला स्नेकर रहित तुरतुर का लत तू लो, उसके बदले क्या ले लेते हैं? सामान ले लेते हैं। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है बाबू कहने भाई, हाँ, संचय व भंडारण में कठिनाई। संचय व भंडारण में कठिनाई क्या लिखा गया है? वस्तुओं को लंबे समय तक संचित कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वह जल्द ही खराब हो जाती थी। अब सुनिए, एक बार ना पैसा आ रहा है, पैसा एकदम पेटी में, गादा के नीचे, तकिया के नीचे कहीं रख ले रहे हैं, पैसा लुकवा कर संचित सालों साल रह जाता है, रहता है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर मान लो टमाटर बो दें और टमाटर उगा कर रख देने घर में, समझ जाएगा, खराब हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब देखिए ऊपर जो हम लोगों ने कारण पढ़ा ना, प्रमुख कारण थे, इन कारणों से वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवहारिक नहीं रही और मुद्रा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ सर? मुद्रा का विकास हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर है बाबू, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। चलिए, मुद्रा के कार्य क्या हैं तो सुनिएगा, बताएगा था ना, है 4 कार्य महान, ठीक है, सुनिएगा। मुद्रा आधुनिक आर्थिक प्रणाली का आधार है, यानी अभी जितने भी आर्थिक व्यवस्थाएं संपादित की जा रही हैं, किसके माध्यम से की जा रही हैं? मुद्रा के माध्यम से ही की जा रही हैं। इसके अनेक कार्य हैं जो लेन देन को क्या करते हैं? सरल और व्यवस्थित बनाते हैं। मुख्य कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, संचय का साधन, ऋण भुगतान का माध्यम। तो सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा जा रहा है। लिखा गया है सर 1 नंबर, विनिमय का माध्यम, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है, इससे व्यापार आसान होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां दूर होती है। अब देखिए, मूल्य का मापक क्या है? तो मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तय किया जाता है, इससे बाजार में सभी वस्तुओं की तुलना करना आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है संचय का साधन, मुद्रा को भविष्य के लिए बचाकर रखा जा सकता है। यह बचत और निवेश को क्या करती है? बढ़ावा देती है, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या करती है सर? बढ़ावा देती है। अगला सबसे लास्ट है सर, ऋण भुगतान का माध्यम, यानी ऋण चुकाने का माध्यम। मुद्रा के द्वारा उधार की रकम को समय पर चुकाया जा सकता है, जिससे व्यापार में विश्वास बढ़ता है
इस प्रकार मुद्रा ने व्यापार, बचत और ऋण को सरल बनाया है और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अगला है बाबू, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऊपर से जो तीनों मैंने पढ़ा है ना, तीनों का तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगला देखिए, आइए देखते हैं सर कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। देखिए, मुद्रा का आधुनिक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्व, यानी कि अभी के समय में यह न केवल लेन देन को सरल बनाती है बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। इसके आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है, तो सब ध्यान दीजिएगा। विनिमय की सुविधा, विनिमय माने एक्सचेंज, लेन देन की सुविधा तुरंत हो जाता है, आसानी से हो जाता है। पैसा है, पैसा दीजिए, अपना सामान ले लीजिए। आगे देखिए, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर व्यापार को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत की वस्तु मुद्रा के माध्यम से खरीद सकता है। आगे देखिए, उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा के माध्यम से पूंजी, श्रम और कच्चे माल की खरीद आसान हो जाती है, जिससे उत्पादन क्या होता है सर, तेज हो जाता है, यानी उत्पादन तेज होता है। अब देखिए, बचत और निवेश को बढ़ावा, ये तरीका क्या है सर, मुद्रा के माध्यम से लोग अपनी आय का कुछ भाग बचाकर बैंक आदि में जमा करते हैं, जिससे निवेश के लिए पूंजी मिलती है। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है आर्थिक योजनाओं का संचालन। सरकार मुद्रा के माध्यम से योजनाओं को लागू करती है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ये बिहार के इतना करोड़, इतना लाख, 1.25 लाख करोड़ मिल गया बिहार को, फंड मिल गया, रोड बन रहे हैं, सड़क पे कई चीज है ना, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, हम लोग को एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, इतना सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, मास्टर सबको पैसा मिल रहा है। कहां सब मिल रहा है, सब किसके माध्यम से मिल रहा है, सब मुद्रा के द्वारा ही सब आसान हो पाया है। यहाँ पे पॉइंट लिख दिया गया है बाबू, मुद्रा देश की आर्थिक प्रगति की क्या है, रीढ़ है, जिसके बिना आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है। जो शरीर में रीढ़ अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, हम भी ठप हो जाएंगे। उसी तरह आर्थिक व्यवस्था के लिए कौन सी रीढ़ है, मुद्रा जो है क्या है, रीढ़ है। आगे देखिएगा, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आए किस तरह मुद्रा हमारे सामने है, कैसे मतलब हमारे यूज में आया, प्रयोग में आया। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। मुद्रा का विकास कई चरणों में हुआ। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, लेकिन यह प्रणाली बहुत कठिन थी। तो आखिरकार मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए, इसको टॉपिक करके समझाया गया है। एक नंबर ले वस्तु मुद्रा। जी हाँ, सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद कौन सा आया था, वस्तु मुद्रा। क्या किया जाता है सर, शुरुआत में गाय, अनाज, नमक, कपड़ा आदि वस्तुएं मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। आगे देखिएगा, धातु मुद्रा, समय के साथ लोगों ने सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। ये टिकाऊ और आसानी से बांटने योग्य थी। ठीक है सर, धातु का कोई भी सामान लीजिए और उसके बदले में अपनी आवश्यकताओं को क्या कर लेते थे, पूरा कर लेते थे। आगे देखिए, अगला है बाबू कागजी मुद्रा। हाँ, कागजी मुद्रा जो कि अभी के हम लोग समय में प्रयोग करते हैं, एकदम नोट निकालते हैं। देखिए, धातु मुद्रा भारी और कठिन होने के कारण, धातु चूंकि भारी होता था सर, अब झोरा महंगा टांग के लेके जाना, 1 रुपए का सिक्का लेके चल रहा, मुझे फर्श हो जाएगी। मैंने अभी भी होता है सर, अभी भी चलता है, सिक्का का चलता है। ध्यान दीजिएगा, धातु मुद्रा भारी और कठिन होने के कारण सरकारों ने कागज नोट चलाना शुरू किया, जो आज भी चलन में है। और सबसे लास्ट जो कि अभी के समय में सबसे ज्यादा चल रहा है, कोई भी लगे पैसा लेकर नहीं जा रहा है, खाली वो मोबाइल लेकर कर रहे हैं, सब चल दे रहे हैं, प्लास्टिक और डिजिटल मुद्रा। अब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल पेमेंट जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जो कि और भी हमारे जीवन को क्या बना दिया है, सरल बना दिया और तेज बना दिया है। आगे देखिएगा, अब मान लीजिए, एक मिनट, अब मान लीजिए आप अगर 1 लाख का कोई सामान खरीद रहे हैं, एक नॉर्मल मैं बात करता हूं, अगर 1 लाख उसको आप कैश दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप गिनेंगे ना भाई। उसके बाद जब दुकानदार लगेगा तो उसको 2 हाली 3 हाली 4 हाली गिनेगा, भाई बानू अपना पैसा बा। अब मोबाइल अगर ढाई निकाला, स्कैन किए, उन्हें बोल दिया आपके इतना प्राप्त हुआ, इतना रुपया, अब सामने और वस्तु ले लें, उनका सबूर हो गए, अब चल देंगे। तो समय की बहुत बचत हो रही है अभी के समय में। अगला क्वेश्चन बाबू, साख पत्र क्या है
कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। ध्यान दीजिएगा, साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्र कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। साख पत्र एक लिखित दस्तावेज है जिसे बैंक या वित्तीय संस्था जारी करती है, जो किसी व्यक्ति या व्यापारी को निश्चित राशि भुगतान करने का वचन देती है। इसका उपयोग व्यापार और लेन देन में सुरक्षा के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है खाली लघु उत्तरीय में साख पत्र क्या है। समझ में आया? तो चुपचाप इतना चिपका कर चले जाइएगा। बात समझ में आया? चिपका के मैंने अगर फाड़ के जगह चिपकाने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, याद कर लीजिएगा और इतना लिख कर चलिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाँ, अब देखिए, प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित है जिससे व्यापार में विश्वास और सुविधा दोनों बढ़ती है। क्या है सर? एक नंबर चेक। यह बैंक को दिया गया एक लिखित आदेश होता है जिसके माध्यम से खाता धारक अपने खाते से राशि निकाल सकता है या किसी को भुगतान कर सकता है। जैसे मैं चेक फाड़ दूं आपके नाम से, ले बाबू चेक धरा दी, तो जब बैंक में तो मैं सब पैसा दुका कर सकता, निकाल सकते हैं। कब? जब हमारे खाते में उतना पर्याप्त राशि होगा तो, नहीं तो चेकवा क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, एकदम बाउंस मार दे, एकदम ऊपर ऊपर निकल दे। आगे देखिए, बैंक ड्राफ्ट। यह बैंक द्वारा जारी एक प्रीपेड साख पत्र होता है। इसका भुगतान निश्चित होता है और यह कभी भी बाउंस नहीं होता है। जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है बैंक ड्राफ्ट, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है बाबू, प्रोमिसरी नोट। अब ये क्या है सर? तो यह एक लिखित वचन होता है जिसमें उधार लेने वाला निश्चित समय पर राशि चुकाने का क्या कर सर? वादा करता है। अभी के समय में देख लीजिए सर, अगर हमें लोन मिल रहे हैं तो लोन के लिए कितने सारे दस्तावेज बनाने पड़ते हैं, हमें सिग्नेचर करना पड़ता है। हम गांव में भी अगर कर्ज लेते हैं अभी के समय में, कुछ लोग ब्याज पैसा वैसा लेते हैं, तो देखिएगा उसके लिए कागज बना दिया जाता है कि फलानी आदमी ने फलानी आदमी को इतना रुपया कर्जा दिया और इतना प्रतिशत ब्याज की दर से इसको तय किया गया राशि, और इतना समय में ये चुका देंगे, साइन करो आधार कार्ड पर, अलग अलग चीजें। तो वही है प्रोमिसरी नोट, ध्यान दीजिएगा। अगला है हुंडी। अगला टॉपिक क्या है सर? हुंडी। यह पारंपरिक साख पत्र है जिसका प्रयोग व्यापारी करते हैं। यह विशेष रूप से भारतीय व्यापार में क्या है सर? प्रचलित रहा है, याद रखिएगा, हुंडी। चलिए, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? आखिर मैं बचत करूं, मैं कमा रहा हूं तो मैं बचत करूं तो क्यों करूं? तो आखिरकार जो इंसान की जो बचत करने की इच्छा है वो किन बातों से प्रभावित होती है, वही वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति की बचत करने की इच्छा उसकी आय, आवश्यकताओं और भविष्य की सोच पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातें किसी व्यक्ति की बचत को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी बात है? तो ध्यान दीजिएगा। पहला लिखा गया है आय का स्तर। जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है वह अधिक बचत कर सकता है। कम आय वाले लोगों की बचत क्या होती है सर? सीमित होती है। जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है, खर्चा तो लगभग सबका सेम होगा। हाँ, ज्यादा पैसा कमाता है सब ढेर खर्चा करता होगा, लेकिन पैसों तो ढेर बचता होगा ना, तो ज्यादा बचत कर सकता है। जिसके पास सीमित, यानी जो कम कमाते हैं वो भी बचाते हैं, तनिक कम बचाते हैं। आगे देखिएगा, खर्च करने की आदत। जो लोग फिजूल खर्च होते हैं वे कम बचत करते हैं। समझदार और योजनाबद्ध व्यक्ति अधिक बचत करते हैं, याद रखिएगा। आप भी लोग समझदार बनिएगा जब कमाने लगेगा, समझ में आया? आगे देखिए, आगे लिखा गया है भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ ये हम नहीं जानते हैं, और ना ही कोई जानता है कि भविष्य, हमारी हाथों देख के पता चल जाए कि भविष्य में क्या हो, क्या लगा चल जा रहा है। वाह, हाँ सर। आइए देखिए, भविष्य का अनिश्चितता। अब ये क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को भविष्य की चिंता ज्यादा होती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी, तो वह ज्यादा बचत करता है। बेरोजगारी देख ले बाबू, हम लोग बेरोजगार रहे हैं ना, सबसे बड़का समस्या कौन सी? बेरोजगारी। चल जा, मेला में बड़ी भीड़ होता, चाहे तो कोई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में बड़ी भीड़ हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे? क्या करेंगे? बेरोजगार लोग होंगे, हम होते हैं। आइए देखिए, उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारी। हाँ, उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारी भी बचत करने को बाधित कर देती है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है सर, अधिक उम्र और अधिक जिम्मेदारियां होने पर लोग अधिक बचत करने लगते हैं। तो मान लो हमें शादी ब्याह हो गई बाई दबे, तो जैसे जैसे परिवार बहुत बाल बच्चा हो दियो सन, तो मुड़ी पर चिंता हुई कि ना हुई, बाबू हमारे के आंखों बनी, हमारे के आंखों, शादी ब्याह हुई तो खर्चा लगी, पढ़ी लिखी लो तो खर्चा लगी, हो गई बा।
किधर बेटा हुआ बाबू कौस्ती रो ये तो ना बोल जाला। अब देखिए आगे सुने, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगला टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। शिक्षा समाज में स्थान और आर्थिक माहौल भी बचत की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि हम सुनिए पढ़े लिखे होते हैं तो हमें हर एक चीज की जानकारी होती है, बचत के फायदों को हम जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं सर, बचत करते हैं। समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बचत, मुद्रा और साख, यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो तीसरा पार्ट है उसका पूरा का पूरा लघु उत्तरीय और पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब इत्मीनान से लिख लीजिएगा लो, और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा लो। कल मैं सबका कॉपी जांच करूंगा, याद रहेगा? जी हाँ, आपने सही सुना, आज के आज लिख लेना है और कल आपका कॉपी जांच किया जाएगा और याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है? एक और जरूरी चीज, और इसमें जितने भी एक नंबर वाला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, आज का मेरा क्लास यहीं पे खत्म होता है। खूब बढ़िया से आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल फिर क्लास में, तब तक के लिए खत्म। वाह।